फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनिटा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर करता हूं आप लोगों का स्वागत। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट कराया था। आज मैं जो लेकर आया हूं उसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा गया है और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। इन प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन के उन लेवल को रखा है जिस लेवल की आज कल एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम है, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी या एलटी का एग्ज़ाम है, तो उन लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को अपनी इस प्रैक्टिस सेट में रखा है। आपने देखा होगा अभी हाल में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, बड़ा लेंथी और थोड़ा सा टिपिकल पेपर आया था बायोलॉजी का। तो उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले आए हैं, करेक्ट ऑप्शन वाले आए हैं, मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं और कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यही आज के कंपटीशन की डिमांड है। ऐसे ही जो टीजीटी पीजीटी में एग्ज़ाम हुए हैं 2016 वाला, 2021 वाला, तो उसमें भी उसी लेवल के या उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी कर लीजिए बायोनिटा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। तो हमने उस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कराए थे। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो 31st क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 31st क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द सेल इज़ डिप्लॉयड इन G1 देन आफ्टर द S फेज सेल रिमेन या बिकम्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि G1 फेज में सेल डिप्लॉयड है और S फेज के बाद सेल की प्लॉइडी क्या होगी गिवन ऑप्शन में से। आपको बहुत अच्छे से पता है कि G1 फेज में जब सेल डिप्लॉयड है तो S फेज में कैसे हो जाएगी? S फेज में सेल डिप्लॉयड ही रहेगी, लेकिन वहाँ पर DNA की अमाउंट डबल हो जाएगी। तो सेल की प्लॉइडी के बारे में डिस्कस किया है, तो S फेज के बाद भी सेल की नेचर डिप्लॉयड ही रहेगी। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे। हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, 2 दैट मीन्स डिप्लॉयड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन है, विच वन इज़ करेक्ट फॉर G0 या G0 स्टेज। गिवन ऑप्शन में से G0 स्टेज के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है इट इज़ अ क्वोशंट स्टेज, बिल्कुल सही है। सेकंड में दिया है इन दिस फेज सेल साइकिल इज स्टॉप्ड, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया है G0 सेल्स डोंट ग्रो और प्रोलिफरेट बट मेटाबॉलिकली एक्टिव, बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है G0 सेल्स कैन डिवाइड इन रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, यानी स्पेशल कंडीशंस में वो डिवाइड हो सकती है, अदरवाइज वो डिवीजन नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन के सभी स्टेटमेंट को ध्यान में देते हुए हमें लग रहा है कि ये सभी ऑप्शन जो है इसके राइट है। तो इसलिए जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ऑल आर करेक्ट। तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 क्वेश्चन है। 33rd क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन बिलो इज़ अ स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस या स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। उसमें उनको लेबल कर दिया गया है कुछ लेटर से ABCD करके। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द स्टेज या फेज इन द सेल साइकिल। ये जो भी यहाँ पर स्टेजेस के लेबलिंग की गई है अलग अलग लेटर से, तो कौन सा लेटर यहाँ पर मैच कर रहा है गिवन ऑप्शन में से? कि क्या A साइटोकाइनेसिस है? बिल्कुल नहीं है। क्या B मेटाफेज है?
बिल्कुल नहीं है। क्या सी कैरियोकाइनेसिस है? तो सी देखेंगे आप, कैरियोकाइनेसिस नहीं है, तो साइटोकाइनेसिस है। तो आप देखते हैं कि सी के बाद क्या आ रहा है, जीवन स्टेज आ रही है, और जीवन के बाद क्या होगा, आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं जीवन स्टेज के बारे में, तो मैं एक एरो के थ्रू समझा रहा हूँ। ये जीवन स्टेज है और ये तो जीवन स्टेज चल रहा है, ये जीवन स्टेज चल रहा है यहाँ पर, और ये इधर जीनोट फेज की तरफ सेल जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और उससे पहले फिर टीलोफेज होगा, एनाफेज होगा। ये टीलोफेज है, ये एनाफेज है, और ये आपका मेटाफेज है, और ये प्रोफेज है। ये ए वाला कंडीशन जो है कैरियोकाइनेसिस के लिए है, और सी वाला कंडीशन साइटोकाइनेसिस के लिए है। तो अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ये जीवन फेज है, ये क्या है, ये एस फेज है, और ये G2 फेज है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, आप नोटिस करेंगे डी को देखो, डी क्या है, एस फेज है, सिंथेटिक फेज है, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट करते हैं। तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा, तो हम फोर्थ को ही टिक करेंगे। यह है डी, सिंथेटिक फेज, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 34th क्वेश्चन, देयर इज़ नो डीएनए इन, यानी जो गिवन ऑप्शन है यहाँ पर उनमें से किस टाइप की कैटेगरीज में या सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता ही नहीं है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो आप देख रहे हैं कि जो रूट हेयर की सेल्स है उनमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो ए न्यूक्लिएटेड ओवम होता है उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। बट जो मैच्योर आरबीसीज है या ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स है उनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, ना ही न्यूक्लियस होता है, और सभी टाइप के जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो सभी डिज़ोल्व हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ में जाएंगे, हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा, मैच्योर आरबीसीज या ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द n इज इक्वल टू 16, अगर हैप्लोइड नंबर 16 है प्लांट सेल के अंदर, देन हाउ इज़ पॉसिबल इन मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो जो मेटाफेज फर्स्ट मियोसिस का जो पार्ट है उसमें गिवन ऑप्शन में से क्या संभावनाएं रहेगी। तो आप देख रहे हैं 35th क्वेश्चन में हैप्लोइड कंडीशन क्या है, 16 है। तो यहाँ पर म्यूसिस फर्स्ट का जो मेटाफेज 1 है तो वहाँ पर सेल कैसी है, 2n नेचर होगी, डिप्लॉइड नेचर वाली होगी, और प्लांट सेल में n नंबर दिया है क्या, 16। तो मेटाफेज कंडीशन क्या है, 2n। तो यहाँ पर उन्होंने बाइवेलेंट की फॉर्म में दिया है, और अगर n नंबर 16 है तो 2n नंबर क्या होगा, 32 होगा। तो मेटाफेज फर्स्ट में 2n इज इक्वल टू 32 होगा। मेटाफेज फर्स्ट में आप देख रहे हैं मेटाफेज फर्स्ट की कंडीशन पूछी है, तो क्रोमोसोम नंबर निकाल लो पहले। जब n नंबर 16 है तो 2n नंबर क्या होगा, 32 होगा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, बाइवेलेंट्स। आपको बहुत अच्छे से पता है जो जाइगोटिन स्टेज है, जाइगोटिन स्टेज में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है, इन दो क्रोमोसोम एक साथ में पेयरिंग करते हैं जिसको साइनेप्सिस कहते हैं या सिनडेसिस कहते हैं। यानी वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो दोस्ती हो रही है सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो उन टू क्रोमोसोम्स की कंडीशन को हम बाइवेलेंट कहते हैं। यानी दो क्रोमोसोम यानी वन पेयर एक साथ आया है। तो जब 2n नंबर 32 है तो 32 क्रोमोसोम आपको पता है, तो 32 क्रोमोसोम को पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 16 पेयर हो गए हैं। तो 16 ही बाइवेलेंट्स इसका आंसर होगा। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 16 बाइवेलेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। और 36 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, विच इज़ करेक्ट फॉर मियोटिक मेटाफेज 1। गिवन ऑप्शन में से जो मेटाफेज फर्स्ट पार्ट है मियोसिस का, इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच कर रहा है, सूट कर रहा है। ऑप्शन एक दिया है, बाइवेलेंट्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर। इक्वेटर या मेटाफेजिक प्लेट पर जो बाइवेलेंट्स है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रखी है पहले से ही, तो वो क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। बात तो बिल्कुल सही है। आगे क्या दिया है, यूनिवेलेंट्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर, बिल्कुल गलत है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म्स पेयर, ये भी बिल्कुल गलत है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है,
यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर बोला है उसने नॉन होमोलोगस, तो बिल्कुल गलत होगा। स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड एट क्रोमोसोम, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाएंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा, बाइवेलेंट्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 37 क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है वो क्या है, इन हायर ऑर्गेनिजम्स अकर्स बिटवीन, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर किन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देने का काम करता है। तो देखिए हमने बताया है आपको कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही सिनेप्सिस होती है, पेयरिंग होती है। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है एट पैकेटिन स्टेज। तो पैकेटिन स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जहाँ पर चार्ज मैटर का फॉर्मेशन होता है, तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम की यानी बाइवेलेंट्स है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाएंगे। आपका थर्ड ऑप्शन 2 डॉटर न्यूक्लियाई बिल्कुल गलत है, 2 डिफरेंट बाइवेलेंट्स ये भी गलत है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ बाइवेलेंट्स ये भी बिल्कुल गलत है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाएंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 38 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स एट। हमने बताया था आपसे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर कब होती है, वो डिसअपियर होती है लेट प्रोफेज में। अगर माइटोसिस की बातें करें या आप म्यूसिस की बातें करें तो लेट प्रोफेज के दौरान ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। बट अगर रीफॉर्मेशन की बातें की जाए, रीअपियर की बातें की जाए, तो वो टीलोफेज स्टेज होती है। ये हमने बताया, आपको समझाया है, आप मेरी वीडियोज़ में देखेंगे, ये सब बातें मैंने एक्सप्लेन की है। चाहे माइटोसिस है या म्यूसिस डिवीज़न है, आप दोबारा से उन वीडियोज़ को ध्यान से देखो और अकॉर्डिंगली नोट्स बनाओ, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन निकलते हैं उसकी स्किल क्या होती है, उसका ट्रेंड क्या होता है, पूछने का लेवल किस किस लेवल पर जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो 30th क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा, टीलोफेज स्टेज आंसर राइट होगा। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ में जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 39th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन विच ऑर्डर साइटोकाइनिस अकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस किस ऑर्डर में होता है गिवन ऑप्शन में से। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, सेंट्रीपिटल फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेंट्रीफ्यूगल सेकंड ऑप्शन दिया है, ओब्लिक थर्ड ऑप्शन दिया है, और फोर्थ इक्वेटोरियल ये फोर्थ ऑप्शन दिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ओब्लिक, इक्वेटोरियल, तो आपको मैं बता चुका हूँ, साइटोकाइनेसिस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, साइटोकाइनेसिस और माइटोटिक पॉइजन करके। साइटोकाइनेसिस एंड माइटोटिक पॉइजन पर मैंने जो वीडियो बनाई उसमें आप अच्छे से इन बातों को सुनेंगे, देखेंगे कि मैंने बताया था कि प्लांट्स के केस में सेल वॉल या सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पर जो फ्रैगोप्लास्ट बनता है वो सेंटर से पेरीफेरी की ओर डेवलप होता है, और धीरे धीरे वो कंटिन्यूस होकर मिडिल लेवल को सिंथेसाइज करने का काम करता है। ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम कहना ही चाहते हैं कि जब सेल वॉल फॉर्मेशन होता है वो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स पेरीफेरी होता है, यानी परिधि की ओर होता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को, इस टाइप के ऑर्डर को हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल होता है और एनिमल्स में सेंट्रीपिटल होता है, यानी बिल्कुल उल्टा होता है, क्या, पेरीफेरी से सेंटर की ओर, तो उसको सेंट्रीपिटल बोला जाएगा। बट यहाँ पर प्लांट्स की बातें हो रही है तो हम क्या आंसर देंगे, सेंट्रीफ्यूगल आंसर को टिक करेंगे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही राइट होगा, क्या, सेंट्रीफ्यूगल, यानी फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स पेरीफेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 की डिमांड क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर्स इन एनाफेज फर्स्ट बट अकर्स इन एनाफेज सेकंड। यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है 4, उनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो एनाफेज में नहीं होती, बल्कि एनाफेज फर्स्ट में नहीं होती म्यूसिक डिवीजन के दौरान, बल्कि वो एनाफेज सेकंड में होती है, एनाफेज 2 में होती है। तो हमने बताया था आपसे कि जो म्यूसिस सेकंड होता है वो माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है, यानी माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन की तरह होता है, जिसको हम होलोटोपिक डिवीजन भी कहते हैं। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ये भी बिल्कुल गलत है, पोल वर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ये भी बिल्कुल गलत है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ये भी गलत है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर ये बात बिल्कुल सही है। एनाफेज सेकंड में जो सेंट्रोमेर होते हैं
जहाँ पर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स उससे अटैच रहते हैं, तो वहाँ पर पुलिंग और पुशिंग इफेक्ट की वजह से, अपोजिट चार्जेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स में, तो प्रेशर बनता है किसके ऊपर, वो सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेशर बनता है, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने पोल की तरफ मूव करते हैं। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ में जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो हम फोर्थ ऑप्शन को राइट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ड्यूरिंग G2 फेज अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ DNA इक्वल टू अ। देखिए G2 फेज में जो सेल है उसकी प्लोडी क्या है, डिप्लॉयड है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि G2 फेज के दौरान सेल की जो कंडीशन है, नेचर है, वो डिप्लॉयड है, तो उसमें DNA की अमाउंट जो है वो किसके इक्वलेंट होगी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि G2 फेज S फेज को पार करके आ चुका है। भाई S फेज के बाद ही तो G2 फेज आएगा कि नहीं आएगा आपका, तो S फेज में DNA का रेप्लिकेशन हो चुका है, यानी DNA की अमाउंट डबल हो चुकी है। जब S फेज में DNA की अमाउंट डबल हो चुकी है, तो वो DNA की अमाउंट G2 फेज में भी डबल रहेगी। तो G2 फेज में आप देखते हैं कि जो DNA की अमाउंट है वो मदर सेल के रिस्पेक्ट में या जीवन फेज में जो अमाउंट थी DNA की उसका डबल है। और अगर आप जीवन फेज में डिप्लॉयड मान रहे हैं, तो डिप्लॉयड सेल G2 फेज में क्या हो जाएगी, टेट्राप्लॉयड हो जाएगी। तो उस डिप्लॉयड सेल में DNA अमाउंट, मतलब DNA के रिस्पेक्ट में जब DNA का अमाउंट 2n है, तो G2 फेज में DNA की अमाउंट 4n हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि टेट्राप्लॉयड आंसर राइट होगा 4n। तो आप 4n यानी टेट्राप्लॉयड सेल को आंसराइज करेंगे, DNA का अमाउंट डबल हो जाती है G2 फेज में, क्योंकि वो S फेज को पास करके आ चुकी है, जिससे DNA की अमाउंट डबल हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 42nd क्वेश्चन, मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज़। ये हम बता चुके हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ किस फेज में होती है, या मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज किस फेज में होती है। तो आधे आपको सभी को इस बात के बारे में पता है, ये वाला आंसर राइट होगा। कौन सा, इंटरफेज। इंटरफेज में मैक्सिमम ग्रोथ होती है, मोस्ट एक्टिव होती है सेल अपनी सेल साइकिल के अंदर। ये ऐसा स्टेज है जहाँ पर सेल मैक्सिमम ग्रोथ करती है और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है, मोस्ट एक्टिव स्टेज होती है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट इज़ द इंटरफेज स्टेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है। ये पूछा है क्वेश्चन में कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1, यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्रोफेज 1 का, मियोसिस के दौरान ऑफ मियोसिस में प्रोफेज 1 का जो राइट सीक्वेंस है। तो प्रोफेज 1 में मैंने बताया था आपको 5 सब स्टेजेस होती है, और 5 स्टेजेस को मैंने बताया था कि करेक्ट सीक्वेंस उनका होता है। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वही उस तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है, लेप्टोटीन होता है। उसके बाद कौन सा होता है, जाइगोटीन होता है। और नंबर 3 पर कौन होता है, पैकेटीन होता है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। आपको ये सब चीज़ें पता है कि जाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, यानी क्रोमोसोम्स में पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम में। पैकेटीन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं या जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और डिप्लोटीन स्टेज में जो चियाज़मा होते हैं वो एपियर होते हैं, विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो आपका डायकाइनेसिस है वहाँ पर टर्मिनलाइजेशन का कंप्लीशन होता है। तो सारी बातें आपको पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, नंबर 1 वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, यही वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 44। और 44th क्वेश्चन क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो दोस्ती होती है, जो पेयरिंग होती है, उसी को हम सिनडेसिस या साइनेप्सिस कहते हैं। तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा सेकंड ऑप्शन होगा राइट। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45th क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग टेलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियोलस अपीयर्स, एस्टरलेज डिसअपीयर्स, ऑल द अबव।
तो आपको मालूम है इस क्वेश्चन के बारे में। टेलोफेज स्टेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज है और इसमें सारी बातें जो है होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो उसका मतलब रिफॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस रीअपियर होते हैं, एस्ट्रल डिसअपियर होती है। सारे के सारे ऑप्शन राइट है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ में जाएंगे, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चार्जमेटा एपियर्स ड्यूरिंग। चार्जमेटा कब विजिबल होते हैं, कब एपियर होते हैं? तो गिवन ऑप्शन में से आपका थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम डिप्लोटीन के साथ में जाएंगे। बनते हैं पैकेजिंग स्टेज के दौरान बट डेवलप दिखाई देते हैं, विजिबल कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ डिप्लोटिंग स्टेज। अंडर द माइक्रोस्कोप ये विजिबल कब होते हैं? डिप्लोटिंग स्टेज के दौरान होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 47 क्वेश्चन में पूछा गया है इन मियोसिस, और ऑप्शन दिया है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओनली वंस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ट्वाइस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वंस एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ऑल्सो वंस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वंस एंड डीएनए रेप्लिकेशन इज ट्वाइस। तो यहाँ पे कहा है कि न्यूक्लियस कितनी बार डिवीजन करेगा और डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार होगा, उसके रिस्पेक्ट में मियोसिस डिवीजन में क्वेश्चन की डिमांड है। आपको पता है कि न्यूक्लियस यहाँ पर 2 बार डिवीजन करता है, बट जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ओनली 1 टाइम होता है, एक बार होता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 48 क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स अकर्स ड्यूरिंग। ये जो प्रोटीन्स है यहाँ पर ये कंडीशन नहीं बोलेगी कौन सी प्रोटीन हो सकता है, वो हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स अकर्स ड्यूरिंग, किस स्टेज में गिवन ऑप्शन में से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है? तो चाहे वो G1 स्टेज है या G2 स्टेज है या S स्टेज है, सभी में प्रोटीन तो बनती रहती है। वो अलग बात है कि G1 फेज में नॉन हिस्टोन्स बनेगी मोस्टली, G2 फेज में भी नॉन हिस्टोन्स बनेगी, बट S फेज में मोस्टली कौन बनेगी? हिस्टोन प्रोटीन्स बनेगी। तो यहाँ पर कंडीशंस नहीं रखी है कि किस टाइप की प्रोटीन, तो इसलिए जब प्रोटीन्स पूछा है तो सभी ऑप्शन 6 के राइट होंगे। तो हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ में, ऑल द अबोव, ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49th क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन प्रोटीन्स अकर्स इन। ये जो साइक्लिन प्रोटीन्स होती है ये कब डेवलप होती है? जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है, जैसे एस फेज में, G2 फेज में। तो उन प्रोटीन्स को, उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जो डिवीजन के लिए मतलब पावर देती है, या जो साइक्लिन प्रोटीन्स है वो सीडीकेज एंजाइम से मिल जाती है, बाइंडिंग करती है उनसे और एनर्जी प्रोवाइड करती है वहाँ पर किसको, इंटरफेज को प्रोसीड करने के लिए। तो उन्हीं प्रोटीन्स को हम साइक्लिन प्रोटीन कहते हैं, और जो उनसे बाइंड होते हैं उन टाइप के एंजाइम्स को हम सीडीकेज एंजाइम कहते हैं, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम कहते हैं। तो इस तरह की प्रोटीन जो होती है वो जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनमें ही डेवलप होती है। और डिवाइडिंग सेल्स इनमें से कौन है? ना तो कोई परमानेंट टिश्यू है, ना लिग्निफाइड सेल्स हैं। तो मेरिस्टेम्स आप जानते हैं अच्छे से कि मेरिस्टेम्स यानी प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वही डिवीजन करने वाली सेल्स है। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे? हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट इज़ द मेरिस्टेम्स। तो हमारा आंसर राइट क्या होगा? वो मेरिस्टेम्स राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50th क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है। इस मतलब जो हम ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं उसका 50 क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग विच स्टेज अ डिप्लॉइड सेल बिकम्स टेट्राप्लॉइड इन माइटोसिस। यानी 2n से सेल 4n हो रही है, वो कौन सी स्टेज है जिनमें ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है? तो G2 स्टेज दिया है, प्रोफेज दिया है, मेटाफेज दिया है, एनाफेज दिया। आप देखते हैं कि एनाफेज में आपको बहुत अच्छे से पता है कि एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं, बट सेल अभी 1 से 2 नहीं बनी है। जब डबल हो जाते हैं, अगर सेल प्रोफेज में, मेटाफेज में 2n है तो एनाफेज में क्या हो जाएगी? 4n हो जाएगी, यानी टेट्राप्लॉइड हो जाएगी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा, दैट इज़ द एनाफेज। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, मैंने उन टाइप के क्वेश्चन या उस लेवल का पैटर्न के क्वेश्चन को इस मतलब इस टेस्ट में, या आप कह सकते हैं कि इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो हम वीडियोज लेकर आए हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने डालने की ट्राई की है, कोशिश की है, जिससे पता लग जाए कि ये लेवल होता है क्वेश्चन के पूछने का। और ये इस तरह के कैटेगरीज आ सकती है क्वेश्चंस की, चाहे वो कॉलम A कॉलम B मैचिंग वाले हो, या वो मोर देन वन ऑप्शन वाले हो,
या इनकरेक्ट ऑप्शन वाले हों या करेक्ट स्टेटमेंट वाले हो या डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस हो। तो आजकल इस तरह का ट्रेंड बन चुका है, क्वेश्चन की वैराइटीज़ बन चुकी है। तो उसी लेवल पर आपको अपने आप को स्टैंड करना होगा और अपनी तैयारी को बेटर बनाना होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मेरे को होप है। और नई वीडियोज़ में हम एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।